अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैंने ना सबसे पहले तो फैज़ान साहब की बहुत मेहरबानी है कि आए हैं, टाइम भी निकाला है, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लें। तो बग़ैर फ़ायदे के अगर आपके पास कोई बंदा बात करने आ जाए तो समझ लें ये उसका एहसान है, ठीक है। तो पहले तो ये है कि ये कोई इनकी ड्यूटी नहीं थी, रिक्वेस्ट है, वो आ गए हैं, तो आप भी इस टाइम को क्या करें, यूज़ करें। बुलाया क्यों है? बुलाया इनको मैंने इसलिए है कि बहुत सारे ना हमारे सवाल होते हैं मुस्तक़बिल के हवाले से कि यार मैंने डिग्री जब कर लेनी है तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो उसके हवाले से हर किसी की अपनी राय है। आपको पता ही है, बहुत सारे आपके पास मौके हैं, आप जॉब्स भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, और उन बहुत सारी ऑप्शंस के अंदर में एक ऑप्शन है स्कॉलरशिप्स की। तो जो फैज़ान हैं ये हमारे 1-7 सेशन है, इनका 1-7 है ना, 1-7 सेशन है माइनिंग का। आप लोगों का कौन सा है? 2-3 है। इसका मतलब है कि जब आप आए होंगे तो ये आप ग्रेजुएट कर चुके थे। आपने कब ग्रेजुएट किया? 2021 में। 2021 में इन्होंने 2021 में ग्रेजुएट किया है। इसका मतलब है आपसे 2 साल पहले ही ग्रेजुएट हो गए। तो उसके बाद ये जॉब करते रहे। तारुफ़ का मौका मैं ख़ुद ही इनको दूंगा, ये ख़ुद ही आपको तारुफ़ करा देंगे। लेकिन जो बात यह है कि इनका असल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर PhD में इनका स्कॉलरशिप हो चुका है, फुली फंडेड। तो और ये अचीवमेंट है, आपको तो अभी नहीं अंदाज़ा होगा, लेकिन ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्कॉलरशिप लेना ये कोई आसान काम नहीं है। मैं तो ये काम करता रहता हूँ, तो आई नो डैट। आप समझ लें कि हज़ारों में से कोई एक बच्चा सेलेक्ट होता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है असल में। तो अभी आपको इसकी ग्रेविटी का वो अंदाज़ा नहीं होगा, बड़े हो गए तो पता चल जाएगा। तो खैर, इनकी फ़्लाइट आपकी कब की है? हाँ, इसी मंथ में ये जा रहे हैं, मतलब 5-6 दिन हैं। तो ये आए हैं। तो मेरा ये है कि एक तो थोड़ा सा ये अपना तारुफ़ करा देंगे, थोड़ा सा अपना सफ़र बता देंगे यहाँ तक का ना, कि मैं इनसे ये कहूँगा कि यानी डिग्री के बाद, क्योंकि डिग्री तक तो आपको पता है क्या होता है, डिग्री के बाद ये आपको बता दें कि इन्होंने क्या किया, कैसे इनको ये स्कॉलरशिप मिला। फिर आपके कोई सवाल हो तो वो इनसे पूछ लें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सर ने मेरा नाम बता दिया आप लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। 1-7 का मैं आप लोगों का सीनियर हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे आप सबकी कह लें कि एक कोशिश होती है कि हम जॉब करें या स्कॉलरशिप जिस तरफ भी मूव करें, तो बेसिकली मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं जॉब करूं, और उस लिहाज से मैंने एक अच्छी जॉब सिक्योर भी की। लारैब ग्रुप है, आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना हो, लारैब एनर्जी लिमिटेड। उनकी एक सिस्टर कंपनी है कॉन्टिनेंटल मिनरल रिसोर्सेज, तो उसमें मेरा एज अ साइट इंजीनियर के तौर पे जॉब हुई थी। मानसेरा में रीजन अच्छा था, सरफेस की जॉब थी। लेकिन 6 माह के प्रोबेशन पीरियड के बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे मूव करना चाहिए आगे कहीं और। तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, क्लास फेलोज़ थे जो स्कॉलरशिप्स पे चले गए थे बाहर, तो फिर मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो मेरा बस 6 माह का एक पीरियड रहा जॉब का, उसके बाद मैं स्कॉलरशिप की राह पे निकल आया। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2022 सितंबर से लेके अभी 2024 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे पास इस वक्त 2 ऑप्शंस हैं। सर ने आपको एक का बताया, एक मेरे पास एमरल्ड की ऑप्शन है, एरेस्मस मंडस फुली फंडेड मेरे पास अवेलेबल है, जिसको अभी मैं स्किप करूँगा, और दूसरी मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की है जो फुली फंडेड PhD है। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी बजाय इसके कि मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बताऊं, इससे बेहतर है कि आपके अगर कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहें जॉब के लिहाज से या फिर स्कॉलरशिप के लिहाज से, तो वो मैं बता दूं आपको, तो वो अच्छा रहेगा। आपने 2 साल में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया स्कॉलरशिप? 2 सालों में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है? 2 सालों में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया? यार, फोकस बेसिकली आपका एम है कि आपने स्कॉलरशिप हंट करनी है, तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन आप जितनी भी ज़्यादा डालेंगे वो आपका मेजर फोकस है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपकी परसिस्टेंस कितनी है अपने गोल की तरफ। तो इसमें एक तो ये था कि मैं अपना पेपर एक लिख रहा था, वो भी अभी रिसेंटली एक्सेप्ट हुआ है मेरा, और जो एप्लीकेशंस थी उनमें मैं ज़्यादा अप्लाई कर रहा था। ज़्यादा मेरा मेन फोकस रहा है एरेस्मस की तरफ ही।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लास्ट ईयर हो गया था, लेकिन फ़ंडिंग की वजह से मुझे इस साल उन्होंने ऑफ़र किया है फुली फंडेड। जी। फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए आपके सीवी में क्या क्या होना जरूरी है, यानी आप किस अपने सीवी को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आपके पास क्या अचीवमेंट होना चाहिए? फ़ॉरेन स्कॉलरशिप के लिए आपकी सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये एक अच्छा सवाल है। इसमें बेसिकली आपकी सीवी ही नहीं है, आपका मोटिवेशन भी है, आपकी रिसर्च बैकग्राउंड भी है। आप जो इधर CPs करते हैं, आपको अभी लगता है कि वो कह लें कि एक बर्डन है जो टीचर हमें दे देते हैं, वो आप बहुत ज़्यादा कैश कर सकते हैं उन CPs को। उन CPs के बेसिस पे हमने भी बहुत सारी चीज़ें कैश की हैं, क्योंकि वो चीज़ें जब आप फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं होती बताने के लिए लोगों को कि आपके क्या किया है इन 4 सालों में। तो वो CPs एक अच्छा मेजर चीज़ है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी CVs के अंदर। उन CPs को आप रिसर्च के तौर पे इंक्लूड करें अगर आप स्कॉलरशिप में जाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा अपनी जो मोटिवेशन है वो बस अपनी कह लें कि सेल्फ़ बेसिस पे रखनी है। ये नहीं करना कि मैंने 2021 में जब अप्लाई किया था, रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ, तो तब मैंने कोशिश की थी कि दूसरों से थोड़ा सा डाटा एक्वायर करूं, अपनी मोटिवेशन लेटर लिखूं, तो वो उसका मुझे बड़ा नुकसान हुआ। कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं आई और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे ख़ुद भी फील आ रही थी कि ये मेरी जेन्युइन वर्क ही नहीं है मेरा। तो एक तो आपने अपना जेन्युइन वर्क रखना है, दूसरा जो अपनी CPs हैं, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ख़ास तौर पे जो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप करोगे, जिसके साथ भी करोगे, उसमें से कोशिश करना कि पेपर एक आधा निकल आए। आपके सीनियर्स अभी निकाल रहे हैं 2-0 के, तो आपको उनसे भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि एक आधा पेपर निकल आएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की US का तो आप सबको पता होगा कि GRE उनकी रिक्वायरमेंट है। ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है, आपका एक पेपर होना चाहिए। किसी भी जर्नल में हो वो उनसे उसको कोई गर्ज नहीं है, एक पेपर आपका होगा तो वो आपको एक्सेप्टेंस दे देंगे PhD में। CGPA यार CGPA कितना ज़रूरी है? CGPA एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप PhD के ख़ास तौर पे ये जाते हो। लेकिन अगर आपका 3 से ऊपर है ना, तो ये तो कह लेंगे 3 तो बेंचमार्क है। 3 से नीचे होगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा 3.4 है वैसे, लेकिन उसके साथ फिर मुझे अपना वर्क एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस भी साथ देना पड़ा है। तो आप कोशिश करो 3.5 से ऊपर रखो अपना, अगर तो आप लोगों ने स्कॉलरशिप हंट करनी है। अगर नहीं है 3.5 से ऊपर, कोशिश करो, अभी दूसरा साल है यार आप लोगों का, आप कर लोगे। और CGPA भी मैटर करता है, क्योंकि अगर एरasmus का मैं सिंपली आपको बताऊँ, उसमें ना 4 सेक्शन है। नंबर 1 एकेडेमिया, उसमें आपका CGPA वगैरह आ जाता है। नंबर 2 आपकी मोटिवेशन, नंबर 3 आपका एक्सपीरियंस, और नंबर 3 आपकी लैंग्वेज स्किल्स और 4 लैंग्वेज स्किल्स। तो ये 4 चीज़ें हैं, उनका मिक्सअप करके इसी तरह ओवरऑल सब स्कॉलरशिप्स का चलता है। तो CGPA मैटर करता है। पॉइंट्स ज़रा कम हो जाते हैं, अगर आपका CGPA कम होगा, 3 से कम होगा, तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे ज़्यादा। और किसी यार पूछ लो, मैं भी आप लोगों की तरह इधर ही बैठता था इन्हीं बेंचेस पे। मैं तो देख रहा हूँ आज ये दीवार गंदी हो गई है, जो AC के साथ है ये ऐसे नहीं था। ये रूम जब आप लोगों को मिला ऐसे ही था। मास्टर्स के लिए ये मेरी जो एरasmus मास्टर्स स्कॉलरशिप है वो मास्टर्स है। एरasmus ज़्यादातर जो मास्टर्स के लिए परस्यू करते हैं वो उनको चाहिए कि एरasmus की ज़रा कोशिश करें। लेकिन इसके अलावा भी एक शेवनिंग स्कॉलरशिप है UK की, उसमें आपका मास्टर्स हो जाता है। अमेरिका में आपको मास्टर्स की फ़ंडिंग मिल जाती है। अगर फ़ंडिंग मिल जाए, फ़ंडिंग में और स्कॉलरशिप में क्या फ़र्क होता है? स्कॉलरशिप कह लें कि आपको एक छोटा सा स्टाइपेंड मिलता है जो उनको कैलकुलेटेड होता है कि ये बच्चा इसके अंदर अपनी लिविंग कंप्लीट कर लेगा, अपना खाना पीना कंप्लीट कर लेगा, थोड़ा सा घूम फिर लेगा। लेकिन जो आपकी फ़ंडिंग होती है
उसमें ना सिर्फ आप, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपका स्पाउस और आपके बच्चे वगैरह वो सारे भी बाहर चले जाते हैं आपके साथ। और इसकी एग्जांपल्स कुछ हैं। हमारे एक सर थे इधर, सर मिर्ज़ा ज़ैद, आप लोगों को शायद आइडिया हो, वो मिज़ोरी में इस वक्त हैं और फुली फंडेड पे हैं, और उनका भी यही सिनेरियो है कंप्लीट कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ हैं, और उनकी पूरी फैमिली को अकोमोडेट भी कौन कर रहा है? उनका प्रोफेसर फंडिंग वाला, क्योंकि इसमें आपको वो भी मिल जाती है साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी, और ये एक अच्छी खासी हेक्टिक अमाउंट होती है। मास्टर्स के लिए आपको कंट्रीज़ कौन कौन सी हंट करनी चाहिए? ज़्यादातर यूरोप में प्रेफर करूँगा कि यूरोप में मास्टर्स अच्छा रहता है और अमेरिका अच्छा रहता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। माइनिंग फील्ड का आपको, आप माइनिंग के हवाले से कह रही हैं ना? हाँ, आपको अगर किसी और फील्ड में जाना है तो आपको कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तो आप ऐसी फील्ड चूज़ करते हैं जिसमें केमिकल वाले आपके साथ जैसे प्रोसेसिंग में हैं, उसमें केमिकल वालों के साथ भी आपका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप प्योर रॉक मैकेनिक्स में जियोलॉजी में आ जाते हैं तो फिर जियोलॉजिस्ट के साथ भी आपका कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन माइनिंग कम्युनिटी एक इतनी छोटी है कि आप कह लें कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते दूसरों के साथ। इंस्टेड के मैकेनिकल, सिविल, उनके CGPS भी हाई होते हैं और उनकी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। मेरा आइट्स नहीं है, मेरा PTE है। मेरा वो तकरीबन 7.5 के करीब है, क्योंकि मेरा ऑस्ट्रेलिया हो गया था। अरेस्मस का ये एक प्रोग्राम है जिस पे मेरा हुआ था एमरल्ड का, वो विदाउट आइट्स है। वो आपका जो यूनिवर्सिटी का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर वो आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया का है उसके लिए PTE अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। एक तो आसान टेस्ट होता है, बैंड्स आप अच्छे सिक्योर कर लेते हैं उसमें, तो वो आप आसानी से कह लें कि उनके क्राइटेरिया में फिट इन हो जाते हैं। मेरा 68 है ओवरऑल, 7.5 के करीब बन जाता है आर्ट्स में। नहीं, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो आपकी CPs हैं उन CPs को आप यूटिलाइज़ करो, उनका डाटा जो कह लो कि आप सबमिट करोगे अपने टीचर को, वो सही है। उसके अलावा थोड़ी सी मज़ीद एफ़र्ट करो। CP होती है कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। अच्छा, CP का मैं आपको बता दूं, CP एक आपको मिनी थीसिस टाइप एक प्रोजेक्ट मिलेगा। मिनी थीसिस का आइडिया हो गया कि ये एक असाइनमेंट होगी जो आपको 1-1.5 माह का टाइम देते हैं अक्सर टीचर, कई 1 माह का देते हैं। उसके अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। CPs अभी तक की हैं आप लोगों ने? नेक्स्ट सेमेस्टर से आप लोगों की CPs स्टार्ट होंगी। वो आपका सीनियर बैठे है, उसको आइडिया है कि CPs कैसे की जाती हैं। तो CPs एक 1.5 माह का छोटा सा मिनी, जैसे थीसिस आपका 1 साल का प्रोजेक्ट है, ये मिनी प्रोजेक्ट होगा 1.5 माह का। उस 1.5 माह में आप अपने टीचर की क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें और उसके बाद मज़ीद कुछ डाटा एक्वायर कर लें और उसको आप अपने रिसर्च के तौर पे यूटिलाइज़ करें। हाँ बिल्कुल, आपकी फ़ील्ड का ही होगा, क्योंकि जो CPs मेजर हैं वो रॉक मैकेनिक्स की आएंगी आपके पास, ग्राउंड कंट्रोल की आएंगी, इसके अलावा मिनरल प्रोसेसिंग की आएंगी। शहजाद साहब के कुछ कोर्सेज़ हैं कोल टेक्नोलॉजी के, उसमें से आपको निकालनी पड़ेंगी CPs। और आप सेफ्टी के हैं उस्मान साहब, वो CPs कुछ प्रोवाइड करेंगे। हर एक टीचर आपको CP देगा और आपको वो करनी पड़ेगी। इन 2 सालों में स्ट्रगल की है, रिश्तेदारों के ताने सुने हैं मैंने, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हो, अच्छी खासी आपकी वेल सेटल्ड जॉब हो और आप उसको छोड़ दो, तो फिर हर एक की आपकी तरफ नज़रें होती हैं और आपसे सवाल होते हैं कि भाई अब तुम कर क्या रहे हो? 4 साल तुमने इंजीनियरिंग कर ली, अब उसके बाद क्या करना है? अब आगे का क्या सोचा है? तो आप उनको ये भी नहीं बता सकते कि भाई मैं स्कॉलरशिप के लिए हंट कर रहा हूँ, या क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बताया था मेरी होगी है जी, तो वो करनी ऐसी है कि मेरी फंडिंग ही नहीं हुई। स्कॉलरशिप होगी, उसकी फंडिंग नहीं हुई, तो 1 साल मेरा कंप्लीट है, कह लें कि वो भी स्ट्रगलिंग फेज़ में ही चला गया। नहीं तो लास्ट ईयर मैंने चले जाना था एमरल्ड पे। तो ये 2 सालों के अंदर मैंने जो काम किया है, एक तो किसी को बताओ ना, ज़्यादा बातें ना करो किसी से, सोशल लाइफ ज़ीरो होने के करीब ही हो जाती है आपकी, जो आपने फिर कह लें कि डार्क मोड में चले जाना है।
आप अपनी उसमें रिसर्च करो कंप्लीट। अगर आइल्स वगैरह नहीं है वो करो, पीटी है वो करो, टोफल है वो करो, जीआरई की अच्छी से प्रैक्टिस कर लो अगर वो करना है तो, रिसर्च पेपर है तो वो करो। इन 2 सालों के अंदर, मेरे लिए 2 साल थे, आप लोगों के लिए क्या पता 3 माह हो, 6 माह हो, या कुछ ज़्यादा पीरियड भी होगा। लेकिन एक चीज़ साथ कोशिश करना कि अगर कोई जॉब मिल जाए तो जॉब का एक्सपीरियंस भी कर लेना, अगर कुछ नहीं हो रहा तो। हाँ, जॉब के साथ मैंने अपनी स्कॉलरशिप की हंटिंग क्यों नहीं की। मेरी जॉब थी रिमोट एरिया में। माइनिंग आप लोग कर रहे हो, आपको इतना आइडिया होगा कि माइनिंग ज़्यादातर होती है रिमोट एरिया में, और सिग्नल्स आपको नहीं मिलते उधर। 4G की तो एक्सेस होती नहीं है। तो कह लें कि यहाँ से जैसे गेट नंबर 3 है, इतना दूर मुझे पहाड़ी पे चढ़ के जाना पड़ता था घर पे कॉल करने के लिए, सिंपली एक ऑडियो या वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे। तो ये एक बस छोटा सा इशू था जिसको मैंने ज़्यादा सवार किया। और वैसे भी जॉब के ऊपर आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक साइट इंजीनियर का मतलब है कि आपने साइट को पूरी को देखना है और देन फिर उसके बाद आपने अपने बॉसेस को रिपोर्ट करना होता है। तो ये काफ़ी हेक्टिक चीज़ होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप हंटिंग है, ये प्रॉपर एक जॉब है आप लोगों के लिए। और इस जॉब में बस कह लें कि पैसे नहीं आपको आते, लेकिन बाद में जो फल मिलता है वो ज़्यादा मीठा मिलता है। जी जी, अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, मैं 17 का आप लोगों का सीनियर हूँ। 17 सेशन मेरा इनटेक है और 2021 मेरा ग्रेजुएशन है। देन उसके बाद मेरी लरैब एनर्जी लिमिटेड है, उसमें जॉब थी। उसकी सिस्टर कंपनी है कॉन्टिनेंटल मिनरल रिसोर्सेज। उनकी माइनिंग थी डायमेंशन स्टोन माइनिंग ब्लैक ग्रेनाइट की, मानसेरा रीजन में। उधर मैंने 6 माह की प्रोबेशन पीरियड पे जॉब की है। देन उसके बाद मुझे मोटिवेशन हुई कि नहीं, मुझे बाहर जाना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की स्कॉलरशिप के लिए, और उस जर्नी में मुझे तकरीबन 2 साल लगे हैं। अभी इस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है एमरल्ड की, एरास्मस मंडस फुली फंडेड है, और दूसरी है मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की, वो भी इंडस्ट्रियल फंडेड है, फुली फंडेड है। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं ऑस्ट्रेलिया इसी मंथ जा रहा हूँ, इसी मंथ के एंड हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया? ऑस्ट्रेलिया में आप बाहर क्यों जाते हो? एक तो होता है कि आपने स्टडीज़ अच्छी करनी है, एम आते हैं ना, डिफरेंट क्राइटेरिया सेट करते हैं। स्टडीज़ अच्छी करनी है, देन उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ है आपकी, आपने सेटल भी होना है। देन उसके बाद पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप चाहते हो कि बाहर की PR भी आपको मिले। तो उस लिहाज से फिर मैंने सोचा कि मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया बेहतर है, क्योंकि ये मुझे तकरीबन 5 साल का वीज़ा मिल रहा है। एमरल्ड में मुझे 2 साल का वीज़ा मिलेगा, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 1 साल का मिल जाएगा, 3 साल, और ये 5 साल। कंपैरिजन में ये आगे चला गया। इसकी फ़ंडिंग ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी PR मुझे जल्दी मिल जाएगी। PhD के फ़ौरन बाद आपको, अगर प्रोसेसिंग में आप हैं तो सर ने तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, लेकिन जो उधर कुछ मेरे इंटरेक्शन हुए हैं सीनियर से, उन्होंने भी बताया कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी है और अच्छी कंपनी में करनी है, जो सबसे बड़ी माइनिंग की कंपनीज़ हैं वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। BHP नंबर 1 पे है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, और वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है। और एक फोस्ट्यू माइनिंग ग्रुप है जिसकी आयरन माइनिंग की साइट्स हैं, वो भी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो बड़ी कंपनियों के साथ आप काम करेंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उस लिहाज से अच्छी मिलेंगी। जी सर। एमरल्ड बेसिकली रिसोर्स इंजीनियरिंग की मास्टर्स डिग्री है, और इसका स्टार्ट होगा बेल्जियम से। इसकी मोबिलिटी में पहले आपको बस सिंपल से बता दूं, बेल्जियम पहला सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर आपका फ्रांस में है, थर्ड सेमेस्टर आपकी चॉइस है, आप स्वीडन में जाएं या जर्मनी में जाएं। वो आपको इंटरव्यू के अंदर ही पूछ लेते हैं, तो वो आप उनको बता देते हो कि आप जर्मनी में जा रहे हो या स्वीडन में जा रहे हो। और देन फिर आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है थीसिस वाला, वो जो आपने चूज़ की होती हैं पहली 3 कंट्रीज़, उन्हीं में से आप किसी एक में आप अपना करते हो मास्टर्स का थीसिस।
इसमें मेरी कितनी थी, पहले तो 1000 यूरो मिल रहा था पर मंथ का। इस वक्त इंक्रीज़ हो गया, ये 1400 यूरो चला गया। 1400 यूरो महीने का मुझे मिल रहा था, ज़ीरो फ़ीस है। और जो आपका किराया वगैरह कितना लगना था? वो पहले सर था कि ये 1000 यूरो देते थे और दैन फिर जब आप जाते थे दैन फिर आपको ट्रैवल कॉस्ट 3000 यूरो दे देते थे। लेकिन अभी इन्होंने उस सिस्टम को ज़रा निगलेक्ट कर दिया, उसकी बजाय इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया 1400 यूरो वाला। तो 1400 आपको कंटिन्यूसली 24 माह ये आपको देते हैं, तो वो जो 3000 मिलना है ट्रैवल कॉस्ट वो इससे इंक्रीज़ कर जाती है, एक्सीड कर जाती है। 1400 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 लाख बन जाता है। यानी आपको 4.5 लाख मिलता है पढ़ने का? जी। और इसमें आपका खर्चा कितना होता है? इसमें जो कह लें कि अभी मेरा एक क्लास फेलो है, रिसेंटली आया भी था इधर, हसीब। उससे मैंने पूछा था कि यार मैं तुम लोगों को तो 3000 यूरो मिला था ट्रैवल कॉस्ट का, तो मैं कैसे उसको मैनेज करूँगा इतनी जल्दी। तो उसने कहा था कि फैज़ान 600 यूरो मैक्सिमम तुम्हारा ख़र्चा आएगा बेल्जियम में रहने का। और बेल्जियम इन सारी मोबिलिटीज़ में कह लो कि महंगा है। बेल्जियम इन सब में महंगा है रहने के लिहाज से। फ़्रांस में आप जाते हो, फ़्रांस में तो आपको रहने का भी वो पैसे दे रहे होते हैं। और जर्मनी में तो आपकी रेजिडेंस ना होने के बराबर ही हो जाती है, 300 यूरो देना पड़ता है। 600 और 100-200 खाने का लगा दें, 600 यूरो पर मंथ आप बचा सकते हो। और 600 यूरो का मतलब है कि 2 लाख आप इजीली सेव कर लेते हो पर मंथ। और आपने ये छोड़ दिया? और ये मैंने छोड़ दिया। तो आप ऑस्ट्रेलिया में आप जा रहे हैं जी। उसकी क्या बेनिफिट्स हैं जिसमें आपने? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बेनिफिट्स ये हैं, एक तो ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि पीएचडी है और ड्यूरेशन अच्छी है, पीआर के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंडली इसमें कह लें कि सपोर्ट थी वो सुपरवाइज़र की तरफ से भी कुछ थी। मेरी हेल्थ इंश्योरेंस थी तकरीबन $3600, पाकिस्तानी 7 लाख रुपया बन रहा था। तो वो मैंने अपनी सुपरवाइज़र को कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इसको पे कर सकूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको पे कर देती हूँ। तो उसने वो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कम्प्लीटली पे कर दी है। और अभी जो मेरा स्टाइपेंड है वो इससे ज़्यादा है, जो 4.5 लाख मैंने बताया था वो इससे ज़्यादा है। और कह लें कि ऑस्ट्रेलिया मौसम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, पाकिस्तान जैसा मौसम ही है उधर। और माइनिंग हब है वो, बेसिकली एक्चुअल माइनिंग ऑस्ट्रेलिया में है। यूरोप के अंदर सिर्फ प्रोसेसिंग है, सेकेंडरी रिसोर्सेज के ऊपर आप काम करते हो। जैसे अभी आप सर के साथ जब काम करोगे आपको आइडिया होगा, सेकेंडरी रिसोर्सेज यानी कि वेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हो गए या और इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हो गए जिनमें से आप कॉपर एक्सट्रैक्ट करो या सेकेंडरी मटेरियल्स को प्रोसेसिंग करो, देन फिर वो जो चीज़ें चली जाएंगी उसमें आप यूरोप की तरफ मूव कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया एक्चुअल माइनिंग है, उधर प्रॉपर माइनिंग हो रही है। गोल्ड माइन उधर बहुत बड़ी है। इसके अलावा आयरन साइट्स उधर बहुत ज़्यादा हैं। कोल एक्सपोर्ट ही करता है बल्कि ऑस्ट्रेलिया सारी चीज़ों को अपना। मेरी फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में और एडिलेड है सिटी, बेडफोर्ड पार्क कैंपस। पीएचडी के दौरान जी मुझे ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहे हो, एमरल्ड का पूछ रहे हो? एमरल्ड का आपको जॉब अलाउ है लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं उधर उन्होंने बताया है 7 बजे तक सर वो बिठा के रखते हैं यूनिवर्सिटी में आपको। और वो काफ़ी टफ़ है, टफ़ इन अ सेंस कि वो अगर आपको पैसे दे रहे हैं तो वो पूरे करवाते हैं आपसे, वो सारा काम करवाते हैं आपसे, घुमाते फिराते हैं लेकिन वो आपको कम्प्लीटली स्टडी भी करवाते हैं और फिर आपसे कैशबैक भी करते हैं अपनी चीज़ों को। तो अलाउ होती है लेकिन आप कर नहीं पाओगे। स्टाइपेंड यार 2 लाख बच रहा है, क्या करना है आपने? 2 लाख रुपये बच रहा है तो आपने काम करना है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में आप कह लो कि 48 आवर्स अलाउ हैं। इसमें वैसे ऐसा कोई कंडीशन है नहीं है एमरल्ड में कि आप कर सकते हो काम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको अलाउ होता है। और क्लासेस भी नॉर्मली रूटीन के ऊपर चल रही होती हैं। मास्टर्स के ऊपर तो वीकली कुछ दिन जाना होता है। पीएचडी में जो मैंने रूटीन देखी थी वो थी सर तकरीबन सुबह 9 से 3 की।
तो उसके बाद आप फ्री होते हो। लेकिन जब आप स्टडीज़ पे जाओ, मेरा ख़्याल है तो आप अपना फोकस करो स्टडीज़ के ऊपर ही, क्योंकि वो फिर एक अच्छी अगर फाउंडेशन आपके लिए बनेंगे, दैन ही फिर आगे आप PR की तरफ मूव कर सकोगे। जी जी सर, जी ज़रूर सर। अच्छा, ये इसका अच्छा सवाल है। असल में फैज़ान का क्योंकि स्कॉलरशिप वालों के साथ ताल्लुक़ है तो मैं समझ सकता हूँ। मेरा ताल्लुक़ पड़ता है दोनों के साथ ही, जो लोग खुद जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। बल्कि अभी रिसेंटली मेरी बंदे से मुलाकात हुई है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं नाम भी नहीं ले सकता और उसके हालात भी बिल्कुल तरीके से नहीं बता सकता। वो जॉब कर रहे हैं किसी यूरोपीय मुल्क में, तो आप ये समझ लें कि ही इज़ अर्निंग लाइक 1200 यूरो कमा रहे हैं महीने के। ख़र्चा उनका अराउंड कोई 600-700 यूरो है जो ये बात कर रहा है। पार्ट टाइम ही जॉब वो कर रहा है। लेकिन इशू ये है कि उनसे डिग्री क्या नहीं हो रही, मुकम्मल ही नहीं हो रही। ये उसके क्या होते हैं, और ये एक केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको एवरेज करके बता रहा हूँ। तो होता ये है कि फिर हाँ ठीक है, पार्ट टाइम जॉब आप कर रहे होते हो, पैसे भी कमा रहे होते हो, थोड़े से पैसे बच भी जाते हैं, बट क्या वो डिग्री कर रहे? पहली बात है कि वो डिग्री रिसर्च वाली तो आप कर ही नहीं सकते हो, ये तो भूल जाओ। वो करते हैं कोर्स वर्क वाली। कोर्स वर्क वाली के नुकसानात ये हैं कि आप PhD नहीं कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, ये वाली भी बड़ी मुश्किल से और मर मिट के होती है, और जब मर मिट के होगी, जिस तरह का CGPA होगा, अब मसला ये है कि उस फिर यूरोपीय ममालिक में आपको जो जॉब मिलनी है ना, एक वाइट कॉलर जॉब है और एक है ऊबर चलाना, इन दोनों में फ़र्क है। एक और भी है सर, क्या? सिक्योरिटी वाली। आप सिक्योरिटीज़ करते हो उधर। ये सर जिन सीनियर का कह रहे हैं उनका मुझे भी आइडिया है। नहीं सर, मुझे पता है। अच्छा हाँ, अच्छा, तो वो मैं यूरो ना कहता। अच्छा हाँ, ये वो नहीं है। सही है। तो मेरा वैसे अपना एक कोलीग है, वो भी कह लें कि सेल्फ बेसिस पे, नाम मैं नहीं लूँगा, मतलब का भी नाम है। जी जी, सेल्फ बेसिस पे ही बाहर है। तो वो मुझे अभी कुछ उसकी रुदात सुना देता हूँ मैं आपको। उसकी रुदात बेसिकली शॉर्ट कर दो। अच्छा, बस मैं ये ताकि सुना लें, कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब। पहली बात यह है कि पैसे खुद लगा कर क्या करने पड़ेंगे, जाने पड़ेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा, 35 से 40 लाख तो आपके पास क्या होना चाहिए अगर आप खुद सेल्फ पे जा रहे हो। ये बात ज़हन में रखो, 40 लाख रुपया जब तक नहीं होगा, बाकी किसी टाइम आके आप मेरे से डिबेट कर लें, अच्छी खासी हम डिबेट कर लेंगे कि क्यों 40 लाख आपको चाहिए, मैं बताऊँगा आपको क्यों चाहिए। तो ये ज़हन में रखो। और ज़्यादातर बच्चे जो हमारे गए हैं, उन्होंने वालिदैन की ज़मीनें क्या की हैं, भेज के गए हैं। यार अजीब बात है। मेरा क्वेश्चन फिर उससे ये है कि आपने बाकी भाइयों का भी हक मारा, बहनों का हक तो खाते ही खाते हैं हम, वो तो वैसे ही हम नहीं देते किसी बहन को हिस्सा जायदाद का, तो वो ना बन जाना कि भाइयों का भी खा गया। बाद में वो भाइयों के बच्चे तो मैं गालियां देते फिरेंगे कि ये वो हमारा चाचा है जो हमारा हक खा के ऑस्ट्रेलिया चला गया था या पता नहीं कहाँ चला गया था और आज तक वापस नहीं आया और ना हमें कुछ देता है। तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है। इसलिए जाना है तो अपने बलबूते पे जाओ, वालिदैन के क्यों तुम पैसे लगवाते हो। हाँ, अगर उनके पास फालतू पड़े तो लगवाओ, वो भी फिर भी मैं समझता हूँ आपको सेल्फ मेड होना चाहिए। वो ये उसका जवाब है जो समझते हैं कि हम पैसे दे के वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई नहीं होती। फिर वो नौकरियाँ कौन सी करते हैं, वो नौकरियाँ सारी ऑड जॉब्स करते हैं, ऊबर चलाते हैं वहाँ पे और ये सारा कुछ करते हैं। असल में मैं जिस जगह बैठता हूँ मेरे चलो मैं एक बंदे को और बता देता हूँ, फिर फैज़ान बात कर लेता है। वो बंदा आया, असल में इसका सवाल इसलिए वैलिड है कि मेरे पास, मुझे इसलिए मैं आया हूँ, एक बच्ची आई, उसने मुझे स्पेशली कहा कि आपने मेरे वालिद को कहना है कि स्कॉलरशिप नहीं लगते। उसने मुझे कहा कि भाई ये आप, मेरे वालिद मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम पेपर लिखो मेरे और क्या करो, मेहनत करो ना, स्कॉलरशिप मिले। आप इनको बताएं कि भी स्कॉलरशिप नहीं मिलते। फिर वो कहती है मेरा अबू बहुत तगड़ी असामी है, इसके पास पैसा बहुत है, लगाता नहीं है। भाई मुझसे मेहनत करवा रहा है कि स्कॉलरशिप पे चली जाऊं। भाई वही मुझे तू 40 लाख दे, मैं क्या चली जाऊं बगैर क्या किए, मेहनत की है। तो वो ये एक ट्रेंड है। वो बच्ची मुझे कहती है आपने कहना है। मैंने कहा बेटा मैं क्यों झूठ बोलूं। फिर उसके वालिद आए, मैंने उनको कहा कि ये मुझे कह रही है आपको ये कहूँ। उसके बाद ना वो आया ना उसके वालिद आए। वो इसी चक्कर में थी कि मेरा अब्बू तगड़ी असामी है, इसके मैंने पैसे लगवाने हैं। मैं कहा माशाल्लाह औलाद तो टैट है भाई, ए भी ठीक है। तो आप अगर ये वाली औलाद बनना चाहते हैं, वाई नॉट, गो हैड। अपने वालिदैन के लिए मुश्किलात आप क्रिएट करें। पहले तुमने काफ़ी की हुई हैं, थोड़ी सी और कर लो। तुम बिल्कुल जहन्नुम के दरवाजे पे खड़े हो, थोड़े से और आगे चले जाओ। मेरा ये कि अपने बलबूते पे जाएं। मुझे इस चीज़ में बड़ा गुस्सा आता है कि आप जब सेल्फ पे जाने की कोशिश करते हैं, कि कम से कम 40 लाख रुपया लगना है, वो 100 बंदों के उधार लेने पड़ते हैं। मैं ज़्यादातर फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ज़्यादातर फैमिलीज़ मेरी तरह की हैं, जिनके पास 40 लाख रुपया
बैंक में नहीं पड़ा होता कि आप पुत्र है तू लै जा एक होर 4-5 बच्चे तो होंगे ही होंगे ने 40 लाख। अगर आपको आपके वालिद 40 लाख दे रहे हैं तो अगर वो बाकी बच्चों को नहीं दे रहे तो ज़्यादती है, ये उन्होंने जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की, और इसका जवाब उनको क़यामत वाले दिन भी देना पड़ेगा। इधर भी वो बच्चे लेंगे और बाद में भी देना पड़ेगा। तो इस अगर आप समझते हैं कि आपके सारे भाइयों और बहनों को आपके वालिद 40-40 लाख दे रहे हैं फिर तो सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ आपको दे रहे हैं तो आप मत लें। ये सेल्फ़ का जवाब है। सॉरी, ये थोड़ा सख्त जवाब है लेकिन ये हकीकत है, इस पर मत जाएँ आप। आपने स्कॉलरशिप लेके जाना है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी एडिशन करूँगा क्योंकि मेरा एक क्लास फेलो है, उसने भी यही रास्ता चूज़ किया था, सेल्फ़ वाला। और मैं तो कहूँगा उसकी बेवकूफ़ी थी क्योंकि उसका CGPA अच्छा था, थोड़ी सी मेहनत करता तो वो भी जा सकता था स्कॉलरशिप पे, लेकिन उसने ज़रा जल्दबाजी कर ली। अभी वो कुछ दिन पहले मुझे कॉल करके कहता है कि यार तुम लोगों को तो स्कॉलरशिप मिलेगी, तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि हम कैसे स्ट्रगल करके, कैसे दिन रात मेहनत करके अपनी फ़ीसें इकट्ठी करते हैं, उसको पे करते हैं, और दैन फिर हमें अपने खाने के लिए भी पैसे ढूंढने पड़ते हैं दोबारा जॉब करके। तो आप इतना थक जाओगे क्योंकि जॉब जो आप बाहर के मुल्कों में, स्पेसिफ़िकली यूरोपियन कंट्रीज़ में या बाहर ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में करोगे, वो जो पाकिस्तान जैसी नहीं है कि 8 घंटे में से तकरीबन 2-3 घंटे काम किया और बाकी रेस्ट कर ली। वो उन्होंने पैसे देने हैं तो उन्होंने काम भी पूरे तरीके से आपसे लेना है, और वो काम करने के बाद आप इतना चूर हो जाओगे थक के कि आपके पास दोबारा हिम्मत नहीं रहेगी कि आप पढ़ाई कैसे करो। तो वही, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी डिग्री कैसे कंप्लीट होगी। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। और जॉब से ठीक है सर। और वो मेरे पास आया है और उसने मुझे कहा कि यार मुझे माइनिंग में जॉब चाहिए। तो 60 साल का एक बंदा हो, मैंने उससे कहा आपका एक्सपीरियंस देखना है माइनिंग में। तो उसने मुझे बताया कि यार मेरा एक्सपीरियंस भी 2 साल है। तो मैंने कहा जी कैसे बाकी पीना है तो उसने की कहते हैं, उन्होंने कहा यार मैं सारी पर टैक्सी चलेगी कितने ऑस्ट्रेलिया। आपको एक चांस मिलता है अगर आप फेल हो जाएं सब्जेक्ट्स में कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ फ्रांस में उसको पिक कर लें। अगर नहीं करते तो फिर वो आपको ड्रॉप कर देंगे। ये किसी भी सेमेस्टर में यूजुअली बेल्जियम के सब्जेक्ट्स ज़रा होते हैं टफ़, और उसके बाद फ्रांस में एक है और जर्मनी में भी एक सब्जेक्ट है जो टफ़ है, जो मुझे बताया है दोस्तों ने। बाकी अभी तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। आपकी सबसे मेजर डिफिकल्टी क्या फील हुई थी जब आप स्कॉलरशिप का अमाउंट कर रहे थे, ये सारा प्रोसीजर हुई, इसमें आपको सबसे मेजर डिफिकल्टी फील हुई? यार मेजर एक ही थी। एक तो ये होता है ना कि आप एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे हो और उसके अलावा आप ईमेल्स कर रहे हो, ईमेल्स का रिस्पांस ना आना, ये भी एक ऑप्शन होता है। एप्लीकेशन आप कर रहे हो, रिजेक्शन आ जाना, ये भी होता है। और मुझे तो उससे भी ज़्यादा हुई थी कि मेरी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट होगी, स्कॉलरशिप भी होगी, फंडिंग ही नहीं हुई मेरी। पूरा 1 साल मुझे इंतज़ार करना पड़ा उस सिलसिले में। तो वो एक कह लो कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव करवानी थी यूरोपीय यूनियन से, क्योंकि एरास्मस मुंडस जो है वो बेसिकली यूरोपीय यूनियन अप्रूव करती है हर एक प्रोग्राम के लिए। तो जो एमरल्ड प्रोग्राम है इसकी 3री बार ये फंडिंग अप्रूव हुई है। इंश्योर। किस चीज़ की? जी पीटी आइट्स की कह रहे हैं तैयारी। आइट्स की मैंने की थी लेकिन फिर मैंने पीटी की तरफ स्विच कर लिया। तो पीटी तो कह लें कि आपको एक छोटा सा ऑनलाइन के ऊपर लेक्चर्स मिल जाते हैं और एक सब्सक्रिप्शन है 10 से 15 दिन की आपको मिल जाती है किसी भी ऐप से। तो वो ऐप होती है, वो एक्चुअल आपको बता देती है कि जी आपके इतने के करीब स्कोर आ रहा है, तो वो आप कर लेते हो।
लेकिन आइट्स अगर आप सर के पास करते हो तो वो एक अच्छी चीज़ है। एक तो आपको रियलिस्टिक थोड़ा सा मिल जाता है घर बैठने के बजाय, और दूसरा सर जैसे करवाते हैं एग्ज़ाम में रख के बच्चों को सारों को इकट्ठा, तो वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। किन तीनों में? जी, आइट्स और टोफर तो बेसिकली एक जैसे ही हैं, बैंड्स का बस फ़र्क है। पीटी इन दोनों से मुख्तलिफ है। पीटी टोटली ऑनलाइन है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एआई इसको एनालिसिस करता है, और जो बाकी दोनों हैं उनको बेसिकली एक टीचर होता है कैम्ब्रिज का, वो असेस करता है। पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये आप लोगों ने लिखना है तो लिख लो। सर जब जॉब करने के बाद पीजी करने के बाद क्या आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपको जॉब दूसरा सर आपके पास मेडिकल स्कॉलरशिप है, उसके स्टेटमेंट्स कितना है, और तीसरा जो सर आप ईमेल करते हो सर वो एक्सेप्टेंस किस चीज़ को? एक मिनट अच्छा किया उसने 3 एक ही बार कर लिए। सबसे पहला था जॉब का मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा तो यानी कि एक अभी पर्सपेक्टिव है या सोच है कि मुझे मिल जाएगी। रियलिस्टिक चीज़ ये है कि अभी एक सीनियर हैं उधर ही ऑस्ट्रेलिया में, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त पीएचडी की बेसिस पे उनकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, 6 माह अभी हैं थीसिस कंप्लीट करने। उन्होंने कहा मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी इधर से मिल गई है ऑस्ट्रेलिया से, और एक पाकिस्तान से मिल गई है। एक हमारे अरसमस के अलुमिनाई हैं एमरल्ड के शुजात भाई, वो इधर ऑस्ट्रेलिया में ही है, पीएचडी की है, और उनको बीएचपी में जॉब मिल गई है। और उनके बकौल अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जॉब लेनी है वाइट कॉलर या फिर अच्छी, तो उसके लिए आपको पीएचडी लाजमी करनी पड़ेगी। दूसरी फ़ंडिंग कितनी है? फ़ंडिंग यार इससे मेरी ज़्यादा ही है, तकरीबन आप कह लो कि $34,000 पर एनम है ये ऑस्ट्रेलिया की। और इसके अलावा क्या था? ईमेल जो आप करते हो प्रोफेसर को, ईमेल जब आप करते हो तो बेसिकली प्रोफेसर आपकी कुछ चीज़ें देखता है। एक के ईमेल से ही उसको आइडिया हो जाता है। एक तो आपने रेलिवेंट प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। वो सर आजकल ये भी पता है कि इररेलेवेंट प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं तो वो इससे चिर खा जाते हैं। रेलिवेंट प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है जिसके साथ आपकी रिसर्च अलाइन हो। अगर नहीं भी हो रही तो फिर करें, रिसर्च अपनी अलाइन करके फिर आप ईमेल। जैसे मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। इसको मैंने कैसे ईमेल की, मेरी जो रिसर्च थी वो थी मिनरल प्रोसेसिंग में डीप यूटैक्टिक सॉल्वेंट्स पे, और उनके थ्रू हमने कॉपर की एक्सट्रैक्शन की थी। अब जिस प्रोफेसर के पास मैंने जाना है उसका जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि एसिड माइन ड्रेनेज आयरन साइट्स पे होती है, तो उसके लिए हम कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी प्रोसेस करें जिससे हम माइनिंग साइट्स को बचा सकें, एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, और जो तकरीबन $1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर हर माइन के ऊपर उनका ख़र्चा आता है सिर्फ मेंटेन करने के लिए कि इन्वायरमेंट, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं बाहर, तो उसको बचा सके। तो वो अब हम ऐसा एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जिसमें पहले से ही सद्देबाब इसके कर सकें, प्रिकॉशनरी एक्शंस कर सकें जिससे ये काम ही ना हो एसिड माइन ड्रेनेज का। तो उसके लिए मैंने क्या किया, प्रोफेसर की रिसर्च प्रोफाइल देखी, उसके बाद उस रिसर्च प्रोफाइल में से जो चीज़ें मेरे साथ अलाइन करनी थी उसको मैंने अपने साथ अलाइन किया। कुछ चीज़ें जो नहीं थी उसमें और मेरे पास नहीं थी उनको मैंने कह दिया कि ये मैं सीखना चाहता हूँ, ये मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। तो वो, और साथ मैंने अपना एक रिसर्च पेपर जो मेरा इन प्रोसेस था वो साथ भेज दिया, तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया मुझे। आपको 476 मैंने अप्लाई किया, कैप्ड हो गया। 476 बेसिकली स्किल ग्रेजुएट रिसर्च वीज़ा, स्किल ग्रेजुएट वीज़ा था जो ऑस्ट्रेलिया आपको ऑफ़र करता था 18 माह के लिए। उसके ऊपर मेरे तकरीबन 5 क्लास फेलोज़ अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। तो जब मैंने अप्लाई किया उसके 4 से 5 माह के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले उसको कैप किया, दैन फिर उसको परमानेंटली क्लोज़ कर दिया, वही कंपनी डूब गई।
आखिरी सवाल है, सही लगा। इसके बाद मैं एक सवाल करता हूँ। जो आपका तो सीनियर पॉलिसी को आपने प्रेफर किया है, या आपका वैसे है आप अपना था तो फ्यूचर आप उसमें रिग्रेट करेंगे? यार ये बेसिकली मोटिवेशन भी थी, सर ने भी मोटिवेट किया है। कुछ जो बाहर थे लोग उनसे भी बेसिकली जब आपके पास दो डिसीजन आ जाते हैं ना, तो वो आप रैंडमली नहीं कर लेते कि यार ए नहीं है चंगा है एनू कर लो, ऐसे नहीं होता। जो मेरे एमरल्ड के सीनियर्स हैं उनके हालात मैंने देखे हैं कि वो मास्टर्स के बाद क्या कर रहे हैं, उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आगे क्या कर सकते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो थे उनसे मैंने कंसल्ट किया, उनसे पूछा, फिर सर ने मुझे कुछ गाइडेंस दी, प्रोवाइड की। जो मेरा कंसल्टेंट था बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया वाला था, उसने भी मुझे यानी कि एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि यार ऑस्ट्रेलिया में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो एक ड्रीम कंट्री होती है लोगों के रहने के लिए, और वो आपको फंडिंग पे प्रोजेक्ट दे रही है, ख़र्चा भी आपका उठा रही है, और आपको पीआर भी इजीली प्रोवाइड कर देगी, अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाए। तो ये बस चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया। लेंथ भी ज़्यादा है इसकी मेरी स्टे की। अब मेरे आखिरी दो सवाल हैं, एक इसका वैसे एक सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल और फिर मुझे पता है आप कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि एक सवाल इनका ये था कि ये 20 इंडियन का सवाल है, इसके बाद मेरा सवाल कि ये बीएससी के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी शुरू हो गए, ये कैसे करें? अच्छा, बीएससी के बाद मेरा भी वाकई बीएससी के बाद ही डायरेक्ट पीएचडी में गया है, और उसकी बस एक ही चीज़ थी कि एक तो मेरा पेपर प्रोसेस में था, और उसी बेसिस के ऊपर मुझे ऑस्ट्रेलिया ने एक्सेप्टेंस दी है। जैसे मैंने बीएससी के बाद आपकी पीएचडी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। ये दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपसे सिर्फ पेपर मांगती हैं बीएससी के बाद, कि आपका एक पेपर हो, जर्नल कोई भी हो, पेपर बस एक पब्लिकेशन होनी चाहिए आपकी, और आपको वो एक्सेप्टेंस दे देते हैं। कोई आपसे कोई बात पूछता नहीं है कि मास्टर डिग्री क्या है? नहीं, मास्टर्स क्यों नहीं किया? जो मेरी सुपरवाइज़र है जिसने मुझे सुपरवाइज़ करना है पीएचडी में, उसने बीएससी की है ऑस्ट्रेलिया से ही, और उसके बाद डायरेक्टली पीएचडी की है। क्योंकि आजकल जो बैचलर्स आप कर रहे हो कोर्स वर्क तो वही है, थीसिस आप मास्टर्स के इक्वल। एक और चीज़ है कि सर थीसिस का मैंने दिया था, तो सेकंड इंटरव्यू में मेरा प्रोफेसर के साथ जब हुआ था, मेरा पेपर प्रोसेस में था, तो थीसिस के ऊपर उन्होंने मुझे कहा था कि आपका जो थीसिस है, जो बेसिकली हम यूईटी में करते हैं, 70-80 पेजों का थीसिस हम करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो बैचलर्स ऑनर्स के साथ है उसमें वो 40 से 50 पेजों का थीसिस करते हैं। तो हमारा एक तो थीसिस भी अच्छा खासा होता है और हमें आइडिया हो जाता है, तो एक आधी मास्टर्स तो हमारी हो ही जाती है। रिसर्च का रह जाता है फैक्टर, तो रिसर्च फैक्टर में आप पेपर अपना कर लो साथ साथ स्ट्रीमलाइन, तो वो आपकी चीज़ें चल जाती हैं। मास्टर्स खत्म होने से पीएचडी का टाइम ज़्यादा हो गया या नहीं है? टाइम ही ज़ाया करना है। 4 साल बीएससी के हो गए, 2 साल मास्टर्स के हो गए, अब इन के दरमियान आपने वो टाइम भी इंक्लूड करना है जिसमें आपने अप्लाई करना है। अगर तो आपको डायरेक्टली हो जाता है तो वो तो सही है, टाइम एलिमिनेट हो जाता है, और दैन फिर आपका 3 से 4 साल की पीएचडी है, तो 4 साल की बीएससी, उसके बाद डायरेक्ट 3 से 4 साल की पीएचडी, तो वो 2 साल बच जाते हैं आपके। रिसर्च ही बेसिकली मास्टर्स में भी सीखते हैं आप, तो वो आप पीएचडी में कर लेते हैं। मार्कर लेके आ रहा है, मैं एक बात ऐड कर लूँ। अब सवाल भाई ख़त्म हो गए, क्योंकि सवाल तो ख़त्म नहीं होने। मैं थोड़ा सा इसका समराइज़ कर लेता हूँ, फिर मैं इनसे आखिरी सवाल अपना पूछने वाला हूँ, जिसके लिए असल में मैंने आपको बुलाया। उस सवाल के लिए मेन मकसद वो था, वो मैं साथ ये बोलते जाएंगे, मैं लिख दूँगा यहाँ पे। मेरा ये है कि अगर आप मेरे से पूछें मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सारे इसके बाद क्या करें, पीएचडी करें, अगर मेरे से कोई पूछे, और सारे कहाँ चले जाएँ। अगर मेरे नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी है और भी ममालिक हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पीछे ना पै जाना। और दूसरी इसका फ़ायदा क्या है, बहुत सारे लोगों के असल में ज़हनों में यही है कि जब तक पैसे नहीं होंगे हम बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, आप बाहर जा सकते हैं। मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि ये जैसे बता रहे हैं कि 2 लाख आप बचा सकते हैं। मैं अमेरिका में था, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे बचाए हैं कि मतलब सही पैसे अच्छे बचाए हैं, उससे मेरे काफ़ी मसाइल क्या हो गए। और वो पैसे मैंने कब बचाए हैं, जब अच्छा मज़े की बात है, जॉब में मैं कोई नहीं बचा सका, नौकरियां जो करता रहा हूँ पाकिस्तान में, हैंड टू माउथ यानी गुजारा किया। अमेरिका में हालांकि मैं क्या था, उसमें मैंने पैसे बचाए हैं। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट था तभी मेरे पास गाड़ी भी थी, अभी मेरे पास आपको सबने क्या है बेटा, इतनी ऐसे हकार, इसने कहा बाइक बेटा बाइक है 70, 1 लाख कितने की है, 57,000 1,57,000 की है, लग समझ जाती है, एवं नहीं है।
अच्छा, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब मैं स्टूडेंट था मेरे पास गाड़ी भी थी और मेरे घर में, मेरा घर एयर कंडीशन था, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। हालांकि उस वक्त मैं क्या था, यानी मेरे हालात हर लिहाज से क्या थे, बेहतर थे। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर जाके इवन एज अ स्टूडेंट आप पैसे क्या कर सकते हैं, ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि एक अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं। और जब जॉब लगे वो तो फिर है ही है। जॉब मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया, उसने मेरे से पूछा, पता नहीं कोई फर्स्ट ईयर का था कि क्या था, बच्ची थी, मुझे एकदम याद नहीं रहती चीज़ें। खैर उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे कहा कि वो भाई हमारी जब जॉब लगेगी तो कितने रुपए की लग जाएगी। तो मैंने कहा यार 25-30 लाख तक लग जाएगी। तो वो उसके वालिद भी साथ खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा जी 25-30 लाख, जैसे इसने कहा। तो भाई साल की? मैंने कहा नहीं साल की नहीं, महीने की कह रहा हूँ। और ये हकीकत है, क्योंकि देखें अमेरिका में अगर आप चले जाएँ मास्टर्स कर लेते हैं एक 1.5 साल में, तो वहाँ पे जो एवरेज पे स्टार्टिंग है वो $7,000 है। तो $7,000 को अगर आप, वो डॉलर खैर ऊपर नीचे होता रहता है, तो 21 लाख रुपया तो बनता है। तो वो पहले ऊपर चला गया था, तो आप कह लें उतना भी बन जाता है। तो आप इतने पैसे कमा सकते हैं। ये नहीं कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान, अच्छा मैं पाकिस्तान को वो नहीं कर रहा, ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे बताना। मैं इसको डिग्रेड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। एक अपॉर्चुनिटी ये है, पाकिस्तान में आप जॉब करते हैं जैसे मैं भी कर रहा हूँ, जितने भी पैसे कमाते हैं, तुम इधर तनख्वाहें पूछने शुरू कर देते हो, किसी CGPA पूछते हो। मुझे तो यह कि कल तुम हमारे शनाख्ती कार्ड भी हमसे लोगे। ये क्या चक्कर है? आपको बहुत शौक है लोगों की पर्सनल चीज़ें पूछने का। और ये बड़े ना गलत सवाल होते हैं, किसी से उसका CGPA, फिर तू कहेगा उम्र कितनी है, फिर कहेगा आपकी शादी क्यों हुई, कैसे हुई, आप क्यों पैदा हुए। ये तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है भाईजान। पर्सनल सवाल लोगों से नहीं पूछते। तो तनु की कितनी तनख्वाह है, तुमने पूछनी है किसी तनख्वाह, तरीका है पूछने का। आपको एवरेज तनख्वाह आप आजकल आप जैसे लोगों, आपके लेवल के एग्जेक्टिव्स की कितनी होती है, ऐसे पूछ लो, डायरेक्ट उससे क्यों पूछ रहे हो। तो मेरी तरह के लोगों की आजकल एवरेज तनख्वाह जो है वो होती है जितनी भी होती है, ठीक है। बिल्कुल तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर मेरे लेवल का कोई गवर्नमेंट सेक्टर में लगा हुआ है बंदा, तो शायद उसकी 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख इतनी होगी। ये अच्छी तनख्वाह है, मैं ये नहीं कहता बुरी है, लेकिन 15 साल 20 साल लगते हैं आपको यहाँ तक आते हुए। तो आप खुद देख लें आपने इस तरह से करना है, कैसे करना है, इसमें किस तरह का गुजारा होता है। आप अपने वालिदैन से जाके पूछें कि जी आप अपने वालिदैन से पूछ लो कि घर का खर्चा महीने का कितना है। 4-5 बच्चे तो हमारे होने ही होने हैं इंशाल्लाह, कि नहीं? ये तो पक्का है 6। अच्छा, तो इतने बच्चों का खर्चा कितना होता है ये आप अपने जाकर किससे पूछें? वालिदैन से, वो आप खुद ही बता देंगे। अब मैं क्यों इतना ज़ोर देता हूँ बाहर के ऊपर? मैं ज़ोर इसलिए देता हूँ, मुझे ऐसे लगता है, आई डोंट नो, पाकिस्तान के अंदर रहकर इस सूरत हाल में जो चल रही है, में भी हम अपनी किस्मत, यानी मैं एक अच्छा गुजारा कर सकता हूँ, मैं अपनी बात करूँ, लेकिन क्या मैं किसी के काम आ सकता हूँ? नहीं। यानी किसी रिश्तेदार की कोई मदद कर सकता हूँ किसी बुरे टाइम में, उसके मुश्किल है। मतलब मैं अपना खर्चा ही पूरा कर रहा हूँ, तो मैंने किसी की क्या मदद करनी है। बाहर जाने का जो मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज नज़र आता है, और नीयत भी ये होनी चाहिए कि आप इतने पैसे कमा लेते हो कि यार आप अच्छा खासा अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे उनके मसाइल क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आपको क्यों मैं ये कह रहा हूँ, देखें सारे पढ़े लिखे नहीं होते, सारों के पास माइनिंग की डिग्री भी नहीं है, सारों के पास कि वो इतनी आसानी से बाहर जा सकें। ये हर कोई नहीं जा सकता। ये लोग डंकियाँ वंकियाँ लगा के जाते हैं और आधे तो मारे जाते हैं। आपके पास ये एक डिग्री है जिसकी बेस पे आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो जब आसानी से जा सकते हो तो कैश करो। ये मेरा मकसद है। मकसद क्या है? बाहर जाने का बहुत पैसे कमाना नहीं है, आप इस काबिल हो सको कि अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको कुछ संभाल तो सको। अब मैं आखिरी सवाल करता हूँ और मैं साथ साथ लिखता जाऊँगा। मुझे ये बता दें फैज़ान साहब, मैं इसी सवाल बोल देता हूँ। सवाल मेरा ये है कि इन बच्चों को, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को क्या करना चाहिए ड्यूरिंग देयर स्टडीज़? आप मुझे 1 2 3 करके बता दें, मैं लिख दूँगा। ये क्या चीज़ें करें ताकि जब ये फाइनल ईयर में आए तो इनका स्कॉलरशिप लग जाए, फाइनल ईयर में ही लग जाए, ना कि फाइनल ईयर के बाद लगे। सही है? तो वो आप मुझे चीज़ें बताएं, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, एक तो इसमें बहुत ही अच्छी बात ये है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ आपका इनकाउंटर इंग्लिश के साथ ज़्यादा होता है, तो आप कोशिश करो कि अपना इंग्लिश के जो लैंग्वेज टेस्ट हैं वो अपनी स्टडीज़ में 3rd ईयर तक मैक्सिमम आपके पास हो, या आइल्स हो या टोफल हो
या वैसे ये दोनों ज़्यादा प्रेफर्ड हैं क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। दैन फिर ठीक है। अगर आप अमेरिका के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास GRE होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। CPs आप करोगे, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स या असाइनमेंट्स या अपना थीसिस, तो उसके साथ साथ आपने एक अपना ड्राफ्ट पेपर भी निकाल लेना है। ड्राफ्ट पेपर वो होता है जो आप पब्लिकेशन के लिए देते नहीं हो, आपके पास अभी होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट पेपर की फॉर्म में होता है जिससे सुपरवाइज़र को या जो आपका प्रोफेसर है जिसको आपने ईमेल करनी है उसको आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे को रिसर्च करनी आती है। और चौथी चीज़ जो इन सारी चीज़ों में आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कि आपने अपना CGPA मेंटेन रखना है एकेडमिक्स में। यहाँ पे तो सब कहते हैं कि CGPA मैटर। CGPA मैटर जिनका नहीं करता वो आजकल पाकिस्तान में ही है। वो सही कहते हैं, CGPA मैटर नहीं करता आपके रिस्क के लिए, ये थोड़ी मैटर करता है। रिस्क तो आपको CGPA मैटर नहीं करता, लेकिन फिर आपको उसके बाद अभी आप कहते हो CGPA मैटर नहीं करता। 3 CGPA क्राइटेरिया है PMDC की जॉब के लिए। जो 3 से नीचे हैं वो तो फिर भूल जाएं उसको, और 3 से ऊपर जो हैं वो फिर एप्लीकेबल होंगे, और दैन फिर उनके अंदर भी कंपैरिजन होगा। तो वो इसीलिए कहते हैं कि CGPA मैटर नहीं करता कि हमारा कंपटीशन आए ही ना। मैं इसका जवाब देता हूँ। एक बच्चा था वो पेट्रोलियम का, एक उसका वो बड़ा ही नालायक बच्चा था। पेट्रोलियम का यहाँ पे आया एक, वो क्या बोलते हैं, हेड कंपनी का ना, तो चेयरमैन के साथ बैठा हुआ था। ये उनके चेयरमैन ने मुझे बात बताई है। इस चेयरमैन के नहीं, पुराने एक चेयरमैन होते थे, मेरे बड़े फेवरेट होते थे, चिंगची पे आते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो वो मुझे बताते हैं कि उनके साथ बैठा हुआ था एक पेट्रोलियम कंपनी का चेयरमैन, और उन्होंने ना मैनेजर रखा हुआ था इनका एक लड़का, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का। तो मैंने उनसे कहा जी वो लड़का कैसा जा रहा है जी हमारा? उसने कहा वो तो हमारा सबसे क्या है, बेस्ट यानी एम्प्लॉय है। तो कहते हैं हम बड़े हैरान हुए क्योंकि यहाँ पे वो सप्लियाँ लेता था, CGPA मैटर नहीं करता। तो भाई मैंने उनसे पूछा कि भाई वो तो, मेरा ये था कि भाई वो तंज कर रहा है ना, भाई वो कहाँ से अच्छा हो गया, ये नहीं, वो तो बड़ा बदमाश टाइप का था, सप्लियाँ लेता था और इस तरह से था, तो ये तारीफ़ें कर रहा है उसकी। तो उसने कहा सर वो आप फलाने उसकी बात कर रहे हैं, उस बंदे का नाम लिया। उसने कहा हाँ जी उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा मतलब वही कंफर्म किया, भाई वो इसी बंदे की बात हो रही है? उसने कहा हाँ जी। उसने कहा वो सबसे अच्छा है? उसने कहा हाँ जी सबसे अच्छा है। तो उसने कहा, मैंने फिर उससे पूछा भाई कैसे, मुझे लग गया भाई सीरियसली वो कह रहा है सबसे अच्छा वही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा वो वहाँ पे करता क्या है? वो कहता है जी हमारी ना साइट पे जो साइट नहीं चल रही होती ना, हम उसको उधर भेज देते हैं, वो भी चला लेता है। तो मैंने उनसे कहा वो कैसे चला लेता है, भाई बड़ा लायक होगा ये वो। कहते हैं नहीं, वहाँ पे वो आपको पता है ये रिमोट एरियाज़ होते हैं, ड्रिल रेग लगी होती है, वहाँ पे ना भी बदमाशी करते हैं ना मज़दूर, तो ये पिस्तौल लेके वहाँ पहुँच जाता है और उनको फिर ना बट मारता है पिस्तौलों की, और बदमाशी करके उनसे क्या करवाता है। उसके इसलिए फेवरेट है। अब तुम देख रहे हो कि उस लड़की की तो नौकरी लग गई है, वो तो क्या था, वो तो सप्लियाँ लेता था, बदमाश था, CGPA मैटर। ये तो पूछो कि नौकरी किस किस्म की लगी हुई है, कर क्या रहा है। इसी तरह कोई नालायक बच्चा आ जाता है गाड़ी शाड़ी पे, तो आप कहेंगे CGPA मैटर, पावे और रिश्वत खोर और परले दर्जे का। इशू ये है CGPA मैटर करता भी है और नहीं भी करता। रिस्क आपको अल्लाह ताला ने और वही देना है जो है, उसको लेने के 2 तरीके हैं। उसका एक वाक़या है, और वाक़या ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा। वो घोड़े पे ना, घोड़ा उन्होंने खड़ा किया, नमाज अंदर पढ़ने गए तो एक बंदा खड़ा हुआ था, उन्होंने घोड़ा अपना बांधा, वापस आए तो उसके ऊपर से वो गायब थी, ज़ेन गायब थी, वो जो डालते हैं आप उसके ऊपर। तो वो पूछते पुछाते गए तो वो देखा तो एक दुकान पे पड़ी हुई थी यहूदी की। तो उन्होंने कहा ये, उसने कहा फ़लाना बंदा आके बेच गया है, यानी उसने वो चोरी की हज़रत अली की और उधर जाके बेच गया। उन्होंने पूछा कितने? उसने कहा ये 5 दिरहम। आपने कहा जी वाह जी सुभान अल्लाह। हज़रत अली कहते हैं कि मैंने असल में ये सोचा था कि ये बंदा यहाँ खड़ा है, चलो मेरे घोड़े की क्या करेगा, तो जब मैं वापस आऊँगा तो इसको 5 दिरहम क्या करूँगा, दे दूँगा, मेरे जहन में था। लेकिन उसने क्या किया, वो चोरी करके उधर बेच दी। और यानी उसके पास 2 रास्ते थे रिस्क कमाने के। कौन से? एक हलाल था, एक हराम था। मिलने कितने थे? 5। ये आपने फैसला करना है कि पिस्तौलें दिखा दिखा के मज़दूरों को, उनको बट मार मार के मैंने क्या करने हैं पैसे, ये आपने फैसला करना है, या कोई टेक्निकली क्या करूँगा, वहाँ पे जाके मसाइल हल करूँगा, ये आपका फ़ैसला है।
CGPA मैटर जिसका काम है, तू बदमाशी से, हेरोइन फरोशी से, सबसे तू पैसे कमाएगा, हमारी तरफ से तेरे पे लाख दिलाना थी। हम ये नहीं कहेंगे कि आ गया बड़ा पार्टनर, इधर हम बड़े होता है। हमारी नज़र में ये चीज़ें जीरो है। हाँ, आप हलाल भी 2 रुपए भी कमाते हो तो हमारी नज़र में आपकी डिपेंड करता है आप किससे मिल रहे हो। CGPA मैटर करता है उस सेंस में नहीं जिस सेंस में आप पूछ रहे हैं। रोटी तो आप मिलनी नहीं है, रोटी का हलाल तरीके से आराम से। तो ज़्यादातर CGPA मैटर नहीं करता, ये बड़ी ज़्यादातर कौन कहता है, कौन कहता है? वो तो पूछो तेरे GPA कहते हैं, तो कहते हैं CGPA मैटर करता है नहीं, तो मैटर करता है नहीं, वो उठा के कह दिया पढ़ क्यों रहा है। चलिए CGPA हो गया। CGPA इसके अलावा सर आज आपने बता दिया IELTS करना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, GRE करना चाहिए, CP असाइनमेंट्स को बड़े क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। CP असाइनमेंट्स आप इसकी कॉपी करनी है नहीं, अच्छा आप इससे कॉपी, सॉरी इससे अपनी अच्छा ठीक है, पक्की बात है। तू भी अपनी करता है भाई, पक्की बात कर भाई, लंबे वाले भाई तू उधर देख के इधर बेहतर देख, हाँ बेहतर देख अपनी साइड खुद करता है। और फिर ड्राफ्ट करें एक रिसर्च पेपर और एक CGPA सर और कुछ। हाँ मिनिमम 3 जी सॉरी इसके अलावा कुछ सर? इसके अलावा तो सर आप बस बेहतर गाइड कर सकते हैं इनको, या ये 5 चीज़ें हैं ये मेरे लिए तो भैया आपको ये सारी चीज़ें आप 3rd ईयर तक क्या करें कर ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका।